बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 25 और इसका नाम है कहानी लेखन, मतलब स्टोरी राइटिंग। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा नया अध्याय। ठीक है बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ने वाले हमारी कि हम किस तरीके से अच्छी अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी विषय पर, जो भी आप विषय चाहते हैं, आप उस पर एक सुंदर सी कहानी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी लेखन। ठीक है बच्चों, देखिए शुरू करते हैं। ठीक है, कहानी के मूलभूत तत्व, मतलब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर आपको एक बहुत ही अच्छी मजेदार कहानी लिखनी है तो उसके लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व जानने की आवश्यकता होगी, है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। चलिए बच्चों, तो कहानी के निम्नलिखित 4 मूलभूत तत्व होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। पहला है कथा वस्तु। ठीक है, तो देखिए कहानी में किसी व्यक्ति, पशु पक्षी इत्यादि का जो भी वर्णन होता है उसे कथा वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पशु पक्षी का जिसके बारे में आप कहानी लिखना चाहते हैं, तो जब उसका वर्णन किया जाता है उसे हम कथा वस्तु कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यह कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है। एक तो होती काल्पनिक तथा वास्तविक। ठीक है, तो एक काल्पनिक होगी और एक कैसी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है बच्चों, देखिए आप, तो काल्पनिक कथा वस्तु का आधार कल्पना होती है। समझ आ रहा है बच्चों, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्पना करके जैसी मर्जी चाहे वैसी कहानी बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें उसमें जीवन की वास्तविकताओं का होना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसके विपरीत जो वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक कथा वस्तु का आधार कोई सत्य घटना होती है। ठीक है बच्चों, इसमें घटना को उसके मूल पात्रों सहित ज्यों का त्यों भी लिपिबद्ध किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, और किसी वास्तविक घटना के आधार पर उसकी मूल भावना को जीवित रखते हुए भी कल्पना के आधार पर कहानी की कथा वस्तु की रचना की जा सकती है। बच्चों, आपको समझ आया। एक हमने देखा काल्पनिक और एक है हमारे पास वास्तविक। तो देखिए वास्तविक में हम कुछ जो हमारी बिल्कुल वास्तविक घटना होती है, हो सकता है कि हमारी आंखों देखी हो या फिर हमारी किसी से सुनाई गई हो, है ना, तो ऐसी कोई भी कथा हो सकती है जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसी की ऐसी, जैसी ही आपने सुनी है, जैसी भी आपने देखी है, आप ज्यों की त्यों वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। कहने का आशय यही है कि वास्तविक कथा वस्तु में जीवन की वास्तविकताओं को अनदेखा ना करके उनको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे 2 प्रकार की कथा वस्तु होती है, एक होती है अब आपकी वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक। आगे देखिए, दूसरा कौन सा तत्व है इसका, पात्र। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों, पशु पक्षियों इत्यादि को आधार बनाकर कहानी की कथा वस्तु की रचना की जाती है उन्हें कहानी के पात्र कहते हैं, ना बच्चों। जैसे कि अगर आपने किसी व्यक्ति के बारे में लिखा है तो उसमें जो जो व्यक्ति है, उसका परिवार या जो भी उसमें बातें करेगा, वो क्या है, वो आपके पात्र होंगे। आपने अनेक राजा रानी, भूत प्रेत अथवा पशु पक्षी आदि की कहानियां पढ़ी या सुनी होंगी, है ना बच्चों। वे सभी उन कहानियों के पात्र ही है। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया। चलिए अब तीसरा देखिए, ये है कथोपकथन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कहानी के पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं उन्हें कथोपकथन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण भाषा वाले कथोपकथन ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि यहाँ पे कथोपकथन हम किसे कहते हैं, जब वहां पे कहानी के जो पात्र हैं वो आपस में बातें करते हैं, जो वो कहते हैं उसे ही हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए, चौथा क्या है, उद्देश्य। तो देखिए बच्चों, जिस सीख को देने के लिए कहानी लिखी जाती है उसे कहानी का उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, कहानी के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। कहानी का सबसे मुख्य उद्देश्य तो व्यक्ति का मनोरंजन करना होता है, और दूसरे क्या होता है, दूसरे उद्देश्य में कहानी में के माध्यम से कोई शिक्षा दी जाती है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि उद्देश्य में हमारे पास कहानी में 2 होते हैं। पहला उद्देश्य ये होता है कि लोगों का मनोरंजन करना, अपना मनोरंजन करना, और दूसरा ये होता है कि हम उस कहानी के द्वारा जो सीख देने वाले हैं वो भी वहां पे होनी चाहिए, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। पिछली कक्षाओं में हम आपको चित्रों और संकेतों के आधार पर कहानी लिखना सिखा चुके हैं, है ना बच्चों। आगे देखिए, चित्रों के आधार पर कहानी लिखना सरल हो जाता है। ठीक है, जबकि संकेतों के आधार पर कहानी लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ संकेतों के आधार पर ही कहानी लेखन को फिर से बता रहे हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया। देखिए यहाँ पे आपने पहले आप पढ़ चुके हैं कि आप चित्रों के द्वारा कहानी को पढ़ते हैं ना बच्चों। आप चित्र देखते हैं, उनको देख देख कर अपनी अपनी कहानियां बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें कुछ संकेत दिए जा रहे हैं और उसके हिसाब से हम यहाँ पे कहानी लिखना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। आइए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है क्या, ये है कृतज्ञ का फल। ठीक है, मतलब रिजल्ट ऑफ अनग्रेटफुलनेस। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो पहले आपको यहाँ पे संकेत दिए जा रहे हैं। क्या है संकेत है, देखिए क्या,
कि एक चूहिया का कौवे की चोंच से छूटकर मुनि के सामने गिरना। दूसरा है मुनि का चूहिया को पालना। तीसरा, चूहिया का बिल्ली से डरना। फिर मुनि द्वारा चूहिया को बिल्ली बना देना। ठीक है, बिल्ली का कुत्ते से डरना, मुनि का बिल्ली को कुत्ता बनाना, कुत्ते को शेर से डरना, मुनि द्वारा उसे शेर बना देना। ठीक है, फिर लोगों का शेर को चूहिया से समझाना। कट करना, दोबारा कर दी इसे। लोगों का शेर को चूहिया ही समझना। ठीक है, शेर का मुनि को खाने की सोचना, मुनि का शेर को फिर से चूहिया बना देना। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार ये संकेत दिए गए हैं। आइए बच्चों अब हम कहानी लेखन करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे संकेतों के अनुसार ही, उन्हीं के आधार पर हम कहानी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो कहानी लेखन है आपकी, देखिए पढ़ते हैं इसे। इसी आश्रम में एक मुनि पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। एक दिन अचानक एक चूहिया कौवे की चोंच से छूटकर उनके सामने गिरी। चूहिया की बुरी हालत देखकर मुनि को उस पर दया आ गई। उन्होंने चूहिया को उठाकर उसका उपचार किया और उसका बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। ठीक है बच्चों, एक दिन आश्रम में एक बिल्ली आई। बिल्ली को देखकर चूहिया अपने बिल में जा छुपी। मुनि को चूहिया का इस प्रकार डरना अच्छा ना लगा। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से चूहिया को बिल्ली बना दिया। ठीक है, आगे देखिए। एक दिन बिल्ली बनी चूहिया कुत्ते को देखकर मुनि के पीछे जा छिपी। ठीक है, मुनि को अपनी बिल्ली का इस प्रकार कुत्ते से डरना भी अच्छा ना लगा। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं उसको वो भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अब बिल्ली को कुत्ता बना दिया। ठीक है, अब वह कुत्ता बनी चूहिया सारे आश्रम में निडर होकर घूमती थी। ठीक है बच्चों, एक दिन कुत्तों ने शेर को देखा। ठीक है, तो वह उससे डरकर कुटिया में जा छिपा। ठीक है बच्चों, देखिए मुनि ने कुत्ते की यह हालत देखी तो उन्होंने कुत्ते को निर्भय बनाने के लिए उसे शेर बना दिया। ठीक है, किंतु आश्रम में आने वाले लोग और तपस्वी गण उसे अभी भी चूहिया ही समझते थे। ठीक है, अपनी इस अवस्था से शेर को बड़ी ग्लानि हुई। उसने अपने मन में सोचा कि मुनि के रहते लोग मुझे चूहिया ही समझते रहेंगे, तो क्यों ना मैं मुनि को मारकर खा जाऊं। ठीक है, बस यह बात सोचते ही वह मुनि पर झपट पड़ा। ठीक है, तो मुनि को शेर की बात समझते देर न लगी। ठीक है, उन्होंने क्रोध से भरकर कहा, जा तू फिर से चूहिया हो जा। मुनि के ऐसा कहते ही शेर चूहिया के रूप में परिवर्तित हो गया। तभी एक बिल्ली चूहिया पर झपटी और उसे मारकर खा गई। ठीक है बच्चों, जो लोग किए गए उपकार को नहीं मानते उनका अंत चूहिया की भांति बड़ा ही दुखदायी होता है। अतः व्यक्ति को कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ आई, देखिए कितनी अच्छी कहानी थी, है ना, कितने अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है और हमें सीख भी दी है। ये सीख दी है इस कहानी से कि हमें क्या है, कभी भी किसी के उपकार को भूलना नहीं चाहिए, है ना बच्चों। और देखिए चलिए अब करते हैं बच्चों हम आगे एक और नई कहानी। तो ये है बुद्धिमान कौवा। ठीक है, द वाइज क्रो। चलिए बच्चों देखें, तो संकेत इस प्रकार है। एक कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिलना। ठीक है, कौवे का टुकड़ा लेकर जंगल में आना। चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर एक लोमड़ी का मन ललचाना। लोमड़ी द्वारा कौवे की बोली की झूठी प्रशंसा करना। कौवे का मुंह खोलकर गाना गाना। रोटी के टुकड़े का नीचे गिरना। लोमड़ी का टुकड़े को खा जाना। कौवे का पछताना और उससे सीख लेना। अगली बार फिर कौवे का रोटी का टुकड़ा लेकर आना। लोमड़ी का रोटी प्राप्त करने का पहले जैसा ही प्रयत्न करना। कौवे का रोटी को पंजे में दबाकर लोमड़ी को गाना सुनाना और रोटी खाना। ठीक है, लोमड़ी का वहां से अपना सा मुंह लेकर जाना। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ये कुछ संकेत हैं। आइए अब हमारी कहानी लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है, एक बार एक कौवे के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा लग गया। ठीक है, वह टुकड़े को चोंच में दबाकर जंगल की ओर उड़ चला और वहां एक पेड़ पर जा बैठा। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। कौवे के चोंच में रोटी का टुकड़ा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह कौवे के समीप आई और उससे बोली, कौवे भैया तुम्हारी बोली बड़ी मीठी है। बोली मीठी होने के साथ साथ तुम गाना भी बहुत अच्छा गाते हो। ठीक है बच्चों, तुम्हारा गाना सुने बहुत दिन हो गए, आज तो तुम्हें मुझे अपना गाना सुनाना ही पड़ेगा। ठीक है, लोमड़ी के मुख से अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर कौवा बड़ा खुश हुआ। ठीक है, उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा है। बस लगा गाना गाने। ठीक है, उसने जैसे ही अपना मुंह खोला रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी टुकड़े के नीचे गिरते ही उसको उठाकर भाग गई और कौवा देखता ही रह गया। ठीक है बच्चों,
अब कौवे को अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि मैं अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर क्यों खुश हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। कुछ दिन पश्चात कौवे को फिर कहीं से रोटी का टुकड़ा मिल गया। ठीक है, वह फिर से उसे लेकर वहीं पेड़ की डाल पर आ बैठा। ठीक है, लोमड़ी ने फिर कौवे को अपनी झूठी प्रशंसा के जाल में उलझाना चाहा। ठीक है, इस लाइन को एक बार बोलिए। लोमड़ी ने फिर कौवे को उसकी झूठी प्रशंसा के जाल में उलझाना चाहा। उसने कहा, भैया आप तो मुझसे नाराज लगते हैं, उस दिन से आप इधर आए ही नहीं। मैंने तो उस दिन रोटी का टुकड़ा यह समझकर खा लिया था कि आप नीचे गिरा अपवित्र रोटी का टुकड़ा कैसे खा सकते हैं। ठीक है, आप नाराजगी भूलकर मुझे एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। ठीक है बच्चों, कौवा लोमड़ी की बात समझ गया कि लोमड़ी फिर मुझे मूर्ख बनाकर रोटी खाना चाहती है। उसने रोटी के टुकड़े को अपने पंजे में दबाया और लगा काव काव करने। ठीक है, उसने रोटी का एक ग्रास खाया। ठीक है, और फिर से लगा गाने। लोमड़ी समझ गई कि यहाँ आज उसकी दाल नहीं गलने वाली। ठीक है, उसने कौवे से कहा, अच्छा भैया अब चलो फिर किसी दिन आपका गाना सुनूंगी। ठीक है, जो लोग कौवे की भांति अपनी गलतियों से सीख लेते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। ठीक है बच्चों, अन्यथा लोग उन्हें लोमड़ी की भांति मूर्ख बनाकर जीवन भर ठगते रहते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको समझ आया, हमने देखी कितनी अच्छी कहानियां बहुत ही विस्तार पूर्वक और सही सहज ढंग से कर लिया है ना बच्चों। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कहानियां लिखने आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखिए अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आओ कुछ करें, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कुछ संकेत दिया गया है। पहला संकेत है आपके पास एक धोबी के कुत्ते और गधे का होना, रात में धोबी के घर में चोरों का घुसना, कुत्ते का चुप रहना, गधे का कुत्ते को भौंकने के लिए कहना, कुत्ते का भौंकने से मना करना, गधे का रेंकना, धोबी का जागना, गधे को मारना, जिसका काम उसी को साजे। ठीक है बच्चों, चलिए आप करते हैं ख। देखिए, तो बच्चों आपने देखा कि क में आपको क्या क्या संकेत दिए गए हैं। आप इसी से एक बहुत ही सुंदर सी अच्छी मनोरंजन कहानी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए ख देखिए क्या संकेत है। नदी किनारे जामुन का पेड़, पेड़ पर बंदर और नदी में मगरमच्छ का रहना, दोनों की मित्रता, मगरमच्छ की अपनी पत्नी को जामुन ले जाकर खिलाना, पत्नी की बंदर को दिल खाने की इच्छा करना, मगरमच्छ का बंदर को पीठ पर बैठाकर पत्नी के समीप ले जाने के लिए प्रस्थान करना, पत्नी की इच्छा को बंदर से व्यक्त करना, बंदर का दिल लेने नदी किनारे वापस आना। ठीक है, और मगरमच्छ को फटकारना। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ये संकेत दिए गए हैं। इन्हीं के आधार पर आप एक नई कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी, मजेदार कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आप सभी को कहानी लिखना अच्छे से आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए, तो अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही एक बहुत ही अच्छे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।